छाया को अपनी जॉब के पहले दिन ही झटका लगता है क्योंकि उसका बॉस और कोई नहीं कबीर होता है। कबीर छाया के आते ही उसे प्रपोज करता है। यहाँ तक कि उसने तो अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर ली थी। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठ के अपना काम करने लगता है। वहीं छाया अभी भी गुड़िया की तरह खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ तो हुआ क्या है। कबीर उसे वहाँ खड़ा देखता है और बोलता है, क्या बात है, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा है किससे? क्या तुम चाहती हो कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूं? कबीर की बात सुन के छाया को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या ही बोले। उसकी तो डर से एकदम हालत ही खराब हो रही थी। तब वह जल्दी से अपनी गर्दन को ना में हिला देती है और जाके अपना काम करने लगती है। छाया के तो अभी भी पसीने ही छूट रहे थे, लेकिन कबीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। छाया सब अपने दिमाग से निकाल कर अपना काम करने में लगी हुई थी कि अचानक ही कबीर उसी के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है। छाया थोड़ा डरते हुए लेकिन हिम्मत करके बोली, सर क्या कर रहे हैं आप? कबीर अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए बोला, कुछ नहीं जान, वो क्या है ना कि अब ये एक मीटिंग है तो हम उसके लिए जा रहे हैं और फिर तब तक लंच टाइम भी हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे हाथों से लंच करना चाहूँगा। और एक आखिरी बात, तुम मुझे सर नहीं कबीर ही बुलाओगी, चाहे सब साथ हों या ना हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं। छाया के तो सब कुछ सिर से ऊपर ही जा रहा था। वो सोचे जा रही थी कि किसी आदमी को एक ही दिन में प्यार कैसे हो सकता है, और वो भी इतनी शिद्दत वाला कि शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तब तक कबीर उसको लेकर पार्किंग भी आ गया था। छाया कबीर की आवाज़ से होश में आती है, जो उसके लिए कार का डोर ओपन किए हुए खड़ा था। छाया जाकर चुपचाप कार में बैठ जाती है और उसके साथ ही कबीर भी। कबीर बैठकर ड्राइवर को पार्टीशन ऑन करने को बोला और कार दो पार्ट में डिवाइस हो जाता है। कबीर झट से छाया को अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर उसकी गर्दन को पकड़कर उसे किस करने लगता है। छाया को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। कबीर को देख के ऐसा लग रहा था वैसे वो छाया को आज और अभी अपने अंदर समा लेगा। छाया कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर वो भी थक के स्ट्रगल करना बंद कर देती है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों ही मीटिंग रूम के अंदर थे। छाया कबीर से एकदम परेशान हो चुकी थी क्योंकि कबीर छाया से चिपका हुआ था। कबीर छाया की कमर में हाथ डाल के उसे अंदर लेकर आया था, तो वहीं छाया को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ये सोच सोच के कि सब लोग उसके बारे में क्या ही सोच रहे होंगे, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं पा रही थी। मीटिंग रूम में दो लोग बैठे हुए थे, एक कबीर था और विशाल, और दूसरा उसका असिस्टेंट। विशाल आगे जाकर कबीर से हैंड शेक करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कबीर के पीछे खड़ी छाया पर जाती हैं तो उसकी सांसें अटक जाती हैं
क्योंकि छाया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो जैसे ही छाया से हैंड शेक करने को आगे बढ़ता है तो कबीर की आंखें एकदम छोटी हो जाती हैं और वो विशाल का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और फिर बोला, मिस्टर विशाल, वो मेरी होने वाली वाइफ है और वो सिर्फ मुझसे ही हैंड शेक करती है। आप इधर आइए, मुझसे मिलिए, मैं मिलूंगा ना आपसे अच्छे से। विशाल कबीर की बात सुन के झेप जाता है, लेकिन बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता। वो आज कबीर से पहली बार ही मिल रहा था, क्योंकि इससे पहले कबीर के डैड के साथ ही उसकी मीटिंग्स होती थी। विशाल कबीर के साथ मीटिंग शुरू कर देता है, लेकिन रह रहकर उसकी नज़र छाया पर ही जा रही थी, जो ये सब देख के कबीर की आंखें छोटी हो रही थी। पहले तो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे और नहीं होता तो वो बोल पड़ा, मिस्टर विशाल, आप जानते हैं ना कि मैं बिजनेस में तो आज ही आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। विशाल कबीर की बात सुन के हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो कबीर आगे बोला, तो अगर आप अपनी इन आँखों को खोना नहीं चाहते हैं तो मेरे बच्चों की माँ को ताड़ना बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों को देखने लायक ना बचे। और ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है और ये प्रोजेक्ट आप हमें दे रहे हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जानते ही हैं कि हम डॉक्टरों के हाथों से कभी कभी पेशेंट की पैंट गीली भी हो जाती है। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो। कबीर उसके बाद छाया का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ से उसे लेकर चला जाता है। वहीं कबीर अपने माथे को पसीना पोंछते हुए बोला, क्या आदमी है, सीधा धमकी देके ही चला गया। वहीं छाया कबीर को गालियां दिए जा रही थी कि कोई आदमी इतना ज़्यादा बेशर्म कैसे ही हो सकता है। लेकिन कबीर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना था। उसके बाद कबीर छाया को एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है और उसके हाथों से खाना खाता है और उसे भी खिलाता है। लंच के बाद वो दोनों ऑफिस वापस आ जाते हैं। वहीं दोषी और आर्यन के बिला में नशे से धुत होकर बेड पर पड़ा हुआ था और बस कुछ कुछ बड़बड़ा ही जा रहा था। मीरा और ईवान ने उसे समझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन उस पर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देख के मीरा से और नहीं सहा जाता, तो रीवान को बोली, हम इसे और नहीं संभाल पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें अब उसको बुला लेना चाहिए। रीवान भी मीरा की हाँ में हाँ मिला देता है और किसी को कॉल करता है। मीरा उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और सामने वाले के हाथ से फ़ोन लेकर बोली, हाँ, जहाँ भी है वो वापस आ जाइए। आर्यन को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है। और इतना बोलकर वह फ़ोन को कट कर देती है। कुछ देर के बाद विला के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है और हैंडसम सा लड़का उसमें से बाहर आता है। ये लड़का और कोई नहीं शिवान ही होता है। शिवान शेखावत, आर्यन शेखावत का बड़ा भाई। शिवान को देखकर मीरा और ईवान दोनों की ही आंखें चमक उठती हैं। शिवान अपने चेहरे पर एक खतरनाक से एक्सप्रेशन लिए हुए अंदर आता है।
शिवान एक नज़र उन दोनों को देख के आर्यन के रूम की ओर चला जाता है। वो देखता है कि आर्यन अभी भी गहरी नींद पर सो रहा है। वो वापिस नीचे आता है और हॉल पर रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद मीरा को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर रिवान को बोलने का इशारा करता है। रिवान को सब कुछ बता देता है। सब सुनने के बाद रिवान बोला, तो अभी तक तुम सब ये पता नहीं लगा पाए कि होने वाली मिसेस सिंघानिया कौन है? शिवान रिवान को कुछ इशारा करता है और वो भी उसकी बात समझ के वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही शिवान मीरा को बोला, क्या बात है जाने मन, आज तुम मुझे खुश नहीं करोगी या फिर तुम में वो बात ही नहीं रही? शिवान की बात सुन के मीरा जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे पर अपने हाथों को फेरते हुए बोली, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो एक बार हो ही जाए। मीरा की बात सुन के शिवान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती। वहीं शिवान अपना काम करने में लगा हुआ था। मीरा उसके होठों से दूर होती है और बोली, बेबी यहाँ नहीं, बेडरूम में चलो। शिवान उसकी बात सुनकर उसे गोद में उठा लेता है और बेडरूम तक पहुँचने तक मीरा ने उसकी सैड को उसकी बॉडी से अलग कर चुकी थी। शिवान लाकर मीरा को बेड पर पटक देता है और मीरा वापस पर बेड पर लेट जाती है और शिवान को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोली। शिवान उसकी बात सुनकर उसके ऊपर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर कबीर ऑफिस आवर्स खत्म होने पर छाया को लेकर सीधा ही सिंघानिया पैलेस आता है, क्योंकि जिया और छाया वहीं ही रुके हुए थे। वो छाया को लाकर हॉल में रखे हुए सोफे पर बिठाता है। वहीं छाया अपने मन में उसे 1000 गालियां देते हुए बोले जा रही थी, भगवान जी इस पागल आदमी से बचा लो हमें। अब पता नहीं ये पागलों का सरदार यहाँ क्या करने आया है और इसको किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? छाया अपने ही ख्यालों में गुम। वहीं कबीर सबको हॉल में बुलाता है। सबके आने के बाद कबीर दादी जी के पास जाकर बोला, दादी मुझे ये लड़की पसंद आ गई और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। मैंने डैड से हम दोनों की शादी की बात कर ली है। अब इसकी फैमिली को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है और हाँ करे तो ठीक, नहीं तो शादी तो मैं फिर भी करूँगा इससे ही। अब नहीं मानोगे तो अपने नातिन को देख कर ही वह खुशी हो जाएंगे जब वो मेरे जैसे क्यूट से होंगे। आप जितनी जल्दी हो सके इसके पेरेंट्स से बात कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी मेरी शादी होगी उतनी ही जल्दी आपका प्रमोशन भी होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना बोल के कबीर वहाँ सबको एक झटका देके छोड़ के निकल जाता है। वहीं छाया का मन कर रहा था कि अभी कहीं डूब के मर जाए। कबीर के जाने के बाद दादी शॉक्ड से बोली, मुझे ये तो पता था कि इस लड़के का दिमाग हिला हुआ है, पर ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा हिला हुआ है। ये मुझे शादी की बात करने का बोल के गया है या फिर धमकी देकर गया है कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं आपका प्रमोशन नहीं होने दूंगा। वहीं छाया अपने मन में बोलती है, खुद को तो कुछ फर्क ही नहीं है और मुझे यहाँ से फंसा कर चला गया। अब मैं दी से कैसे बचूंगी? क्या बोलूँगी उनको
कि मैं कल ही सिरफिरे से मिली थी और आज उसने अपने प्यार की बीन बजाने भी शुरू कर दी। भगवान जी प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं आपको अपने हाथों से बने हुए लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। कबीर के जाने के बाद सब छाया की ओर रुख करते हैं। छाया की तो डर के मारत हालत ही खराब हो रही थी। छाया, ये सब क्या है? जिया अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछती है। दी, मुझे नहीं पता कि वो एनाकोंडा मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं तो कल ही उनसे मिली थी आपके ऑफिस की पार्किंग में। और उसके बाद छाया जिया और बाकी सबको कल से लेकर आज तक क्या क्या हुआ सारी की सारी बातें बता देती है, सिवाय उस किस के जो उन दोनों के बीच हुई थी। छाया की पूरी बात सुनने के बाद सब अपने सिर पर हाथ मारकर बैठ जाते हैं। सब लोग अभी भी कबीर की बातों के बारे में बस सोचे ही जा रहे थे। तो सना जी बोली, मतलब मम्मी जी, इस लड़के को एक दिन में ही प्यार हो गया और उसने एक दिन में ही अपने बच्चों के लिए माँ भी ढूंढ ली। और एक हमारा ये नालायक शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर ही नहीं। सना जी अक्षत को देखते हुए बोली। उसके बाद दादी की ओर मुड़ते हुए बोली, मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि अगर हमने जल्दी अगर इस लड़के की शादी नहीं करवाई तो ये तो तुम्हें मुझे शादी से पहले ही दादी बना देगा। सना जी की बात सुन के छाया चौंकते हुए बोली, नहीं आंटी जी, हम उस पागल एनाकोंडा से शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनको तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। उनकी क्रिकेट टीम के चक्कर में तो हम यमराज को ही प्यारी हो जाऊंगी। उनका अभी भी ये हाल है, शादी के बाद तो पता ही नहीं क्या ही करेंगे। छाया तो अपनी ही धुन में बस बोले ही जा रही थी, लेकिन जब वो सबको अपनी ओर हंसता हुआ पाती है तो अपनी बातों का गौर करके वह एकदम झेप जाती है और वहाँ से जल्दी ही भाग जाती है। छाया के जाते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दादी जी ऊपर की ओर जहाँ छाया गई थी उस ओर देखते हुए बोली, अब तो ये एनाकोंडा आपको डस के ही रहेगा छाया बेटा। अब आपको उनसे कोई भी नहीं बचा सकता। और एक बार फिर सब दादी की बात सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। रात को करीब 2 बजे मीरा की नींद खुलती है और वो सिवान को अपने ऊपर सोता हुआ पाती है। मीरा ने सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया था तो उसे जोरों की ही भूख लगी थी। वो सिवान को हिलाती है। सिवान अपनी आंखें खोलकर देखता है तो मीरा उससे बोली, बेबी क्या बात है, आज इतना प्यार आ रहा है। मीरा की बात सुन के सिवान कुछ पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक, सिवान अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ गया था और अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर करने के लिए वो जिस दिन ऑफिस आ रहा था उसी दिन कुमकुम और जिया भी छाया को बेंगलोर भेजने के लिए उसे एयरपोर्ट पर आए हुए थे। सिवान जब एयरपोर्ट से बाहर आता है तब उसकी नज़र कुमकुम पर जाती है और उसको पहली बार देखते ही अपने होश खो बैठता है। उस दिन सिवान को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ गया था, इसलिए वो कुमकुम से बात नहीं कर पाया था। पर उसने कुमकुम के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि वो मित्तल में कंपनी में काम करती है। इसलिए सिवान ने कुमकुम के पास रहने के लिए
मित्तल कंपनी को ज्वाइन किया, जिसके बाद में अक्षत ने खरीद के सिंघानिया एम्पायर में उसे मिला लिया था। लेकिन तब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, जब तक शिवान ने कुमकुम को अक्षत की कार से निकलते हुए नहीं देखा था। उस दिन जब कुमकुम अक्षत के साथ ऑफिस आया था, तब शिवान अपनी बाइक से ऑफिस के लिए ही आ रहा था। लेकिन उसने कुमकुम को अक्षत की कार से निकलते हुए देखा और उसका खून खौल गया। फिर भी उसने खुद को समझा लिया कि कुमकुम ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन बाद में जब कुमकुम अक्षत की बीए बनी, तो उसे तो एकदम से यकीन हो गया कि उन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो दोनों पर ही नज़र रखने लगा और एक दिन उसने अक्षत को कुमकुम को किस करते हुए भी देख लिया था। और तो और अब तो उसका दिल टूट गया था। उसने उस वक्त कुछ भी नहीं किया और चुपचाप से वहाँ से निकल गया और एक बार में जाकर ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगा। उस दिन ही वो पहली बार मीरा के साथ हुआ था। उस दिन के बाद उसकी रोज रात की ज़रूरत मीरा बन चुकी थी। शिवान जानता था कि मीरा उसके छोटे भाई के साथ भी रिलेशन पर है, पर अभी भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो रोज रात को मीरा के साथ होता था। फ्लैशबैक एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सिंघानिया पैलेस पर सब लोगों की नींदें खुलती हैं। कुमकुम की चीख के साथ सब लोग उसकी आवाज़ सुन के अपने अपने रूम से बाहर की ओर आ जाते हैं। सब लोग हॉल में आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने जिया के मॉम डैड और उसकी दादी डरे सहमे से बैठे थे। कुमकुम अनजान लोगों को घर में देख के थोड़ा सा डर गई थी, इसलिए ही उसकी चीख निकल गई। अक्षत के डैड अमन जी आके बोलते हैं, आप सब कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिया भी अपनी फैमिली को देखकर शॉक हो गई थी। वो कुछ बोलती कि पीछे से तभी आवाज़ आई, मेरे इन लॉज हैं डैड। ये आवाज़ राज की थी। सब लोग राज को बात सुन के जिया की ओर देखने लगते हैं। जिया खुद को नॉर्मल करके आगे जाती है और बोली, माँ पापा दादी आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इतने सुबह सुबह। जिया की बात सुन के उसकी फैमिली वाले राज की ओर ही देखने लगते हैं। वहीं राज के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। जिया के डैड बोलना शुरू करते हैं, बेटा कल रात हम सब तो डिनर करके आराम कर ही रहे थे कि अचानक से डोर नॉक हुआ और जब मैंने डोर खोला तो बॉडीगार्ड्स की एक पूरी फौज थी। वो बॉडीगार्ड्स घर के अंदर आए और सबको बाहर लाकर गाड़ी में बैठा दिया। उनके पास गन भी थी, तो हम कुछ भी बोल नहीं पाए। उसके बाद हम थोड़ी देर पर एयरपोर्ट पे थे और उनके कुछ देर बाद हम यहाँ, मतलब आपको किडनैप किया गया पापा। जिया अपने पापा की ओर देखते हुए बोलती है, पर ये सब किसने किया है? जिया उनसे पूछती है तो उनके डैड राज की ओर ही देखने लगते हैं, जो सुबह ही उनको धमकी देकर गया था कि ससुर जी, अगर आपने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ नहीं किया और अगर किसी को भी कुछ भी बोला तो आपकी खैर नहीं। वैसे भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ना से, क्योंकि अगर आप ना भी बोलेंगे तब भी मैं आपको ना मैं ही बनाऊंगा। अपने डैडा की नज़रों का पीछा करते हुए
जिया राज की ओर देखती है और अपने हाथ बांध के खड़ी ही हो जाती है। राज जिया की बातों को समझ के बोला, हाँ किया है मैंने इनको अगवा, लेकिन फिर बच्चों की तरह मुंह फुला के सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है, और ये नहीं करता तो क्या करता मैं। कल सब लोग कबीर और छाया की शादी की बातें कर रहे थे, मेरी ओर तो किसी का कोई भी ध्यान ही नहीं गया। मुझे भी तो शादी करनी है, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, और अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो मेरे सारे के सारे सिस्टम में जंग लग गया तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे। इसलिए मैंने सब कुछ किया और सबको यहाँ बुला लिया। अब जल्दी से आप शादी का मुहूर्त निकलवाओ और मेरी शादी करवाओ। राज की बात सुन के सबके दिमाग पर एक ही गाना बज रहा था। प्लीज़ अच्छा लगे तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इसी से ही मुझे प्रेरणा मिलती है, तो मेरे साथ आप लोग यूं ही बने रहें और मेरा साथ देते रहें। आपके साथ की मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए